हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसे हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की सीरीज ऑफ क्लासेस की, और उसमें हमने चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात शुरू की थी पिछली क्लास में। और 8 में जो दो सेगमेंट होते हैं, एक मानव संसाधन का था और एक सभी के लिए स्वास्थ्य। तो मानव संसाधन वाले पार्ट में हमने जो शिक्षा वाला पार्ट था उसे कंप्लीट कर लिया था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और पिछले जो 8 चैप्टर तक हमने पढ़ लिए हैं वो आपको समझ में भी आ रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हीं के बारे में आपसे क्लास में चर्चा करती हूँ। और काफ़ी मेहनत होती है इकोनॉमिक सर्वे जैसे डॉक्यूमेंट को इतना इजी भाषा में बनाने के लिए। तो हम आपके लिए इतना प्रयास करते हैं, तो आप भी हमें कमेंट करते हैं, सराहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लासेस जैसा आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है तो बहुत अच्छी आपको लग रही है, और नो डाउट ये क्लासेस जो हैं आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वीडियो के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही पीएसआई अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आप आरएसपी का एग्जाम दे रहे हैं, सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें राजस्थान इकोनॉमिक्स इंक्लूड है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट या क्लासेस है। और साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आपको लग रहा है कि मैम ये इस साल का इकोनॉमिक सर्वे है, अगले साल वाला भी पढ़ना होगा, डेफिनेटली पढ़ना होगा। लेकिन अगर अभी आप ये पढ़ रहे हो और बाद में जो नया आएगा इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ इस साल की जो योजनाएं हैं जिन पे सरकार ने फंडिंग की है वो इसमें ऐड हो जाती है, कुछ डेटा चेंज हो जाता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट चीज जो होती है लगभग सेम होती है। तो अगर आप ये पढ़ लेते हो तो नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और इस क्लास में अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 में, चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 में जो है सभी के लिए स्वास्थ्य। सभी के लिए स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन गया है, क्योंकि हमारी कई सारी फ्लैगशिप योजनाएं जो कि हेल्थ सेक्टर की है बहुत अच्छा काम कर रही है। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करें तो हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है, राजस्थान सरकार के द्वारा राइट टू हेल्थ की बात की गई है, राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी योजनाएं लाई है, निरोगी राजस्थान जैसे कैंपेन स्टार्ट किए हैं, जिससे हम सभी को स्वास्थ्य की जो पहुंच है या स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध करवा पाए। तो उसके लिए लगातार जो है सरकार अपने प्रयास कर रही है। अब जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे बात करते हुए चलेंगे, जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पूरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, चीजों को कनेक्ट करने के लिए लिखा जाता है। जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट्स है, जो स्टैटिक्स है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अध्याय 2 के हम अगले सेगमेंट की बात करें, सॉरी 2 आ रहा है पता नहीं क्यों। अध्याय 8 का अगला जो सेगमेंट है सभी के लिए स्वास्थ्य, इसका जो है पार्ट 2 हम देखेंगे। और पार्ट 2 में हम देखेंगे सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य। और जब सभी के लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमें एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और वो क्या है? तो राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, और नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो इस मिशन के तहत जो भी आपका डेटा है, जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के माध्यम से जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है उन हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाएगा, हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाएगा, जिससे जो है स्वास्थ्य सेवाओं की
आपूर्ति में सेवाओं की आपूर्ति में सुधार हो सके, आपूर्ति में सुधार किया जा सके, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको क्या ध्यान रखनी है, एक रखनी है आभा आईडी। आभा आईडी है क्या, तो आप ध्यान रखना आयुष्मान भारत हेल्थ रिपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या आभा आईडी, और आभा आईडी बनाई जाती है, इससे क्या होता है, आभा आईडी से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसी के तहत हम राजस्थान में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन संचालित कर रहे हैं। तो आभा आईडी के द्वारा हम क्या करते हैं, सारा जो डेटा है वो डिजिटलाइज जो है स्टोर कर लेते हैं, जिससे कभी भी कोई दिक्कत हो तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट डेटा हम जो है पेशेंट को ट्रीट कर सके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, आभा आईडी है, आयुष्मान भारत हेल्थ डिटेल्स या डेटा या अकाउंट आईडी, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसके माध्यम से हम जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, हेल्थ जो डेटाज है, हेल्थ जो रिकॉर्ड है उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे एक इकोसिस्टम पूरा तैयार किया जा सके। अब कुछ हम स्वास्थ्य संकेतकों के बारे में बात करेंगे, जहां से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति, राजस्थान में स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति, स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा है जो आपको याद रखना होगा, और हम यहाँ पर NHS नेशनल हेल्थ सर्वे को जो है आधार मान के चलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जितना भी डेटा मैं आपको बता रही हूँ वो एक तो राजस्थान का, इकोनॉमिक सर्वे में तो इंडिया का भी दिया है, लेकिन हमें जो है राजस्थान का ही याद रखना है, इंडिया का कंपैरेटिवली हमसे नहीं पूछा जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है ये किसके, NFHS के आधार पर। तो NFHS के आधार पर ये जो डेटा होता है NHFS के आधार पर कब का आधार मानना है, तो NFHS को भी मानना कब का है, 5 का, और ये कब हुआ था 2020-21 में 5, और 2020-21 का जो है वो डेटा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये NHS क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और इस सर्वे के आधार पर जो 5वें नंबर का सर्वे है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे IMR की। IMR क्या है, नवजात मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे हम कहते हैं IMR, तो वो कितनी है 2020-21 के अकॉर्डिंग, तो आपको ध्यान रखना है 20.2, ठीक है। तो 20.2 आपको ध्यान रखना है, ये है NNMR, ठीक है, NNMR है, ये आपको ध्यान रखना है, ये NNMR है। फिर आपको शिशु मृत्यु दर याद रखनी है, शिशु मृत्यु दर इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, और IMR जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार कितनी है, तो आपको 30.3 ध्यान रखनी है, कितनी 30.3, तो आज ये 20.2 और 30.3 आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको संस्थागत जन्म पूछ ले कि भाई राजस्थान में संस्थागत जन्म कितने होते हैं या संस्थागत प्रसव कितने होते हैं, तो संस्थागत जन्म कि टोटल जो जन्म बच्चे लेते हैं उनमें से जो है 94% ही, या हम बोलो कि 95 ही हो गया कि 94.9%, यानी हम बोले तो 95% बच्चे जो है वो आज वो जो है संस्थागत प्रसव के माध्यम से जन्म लेते हैं, यानी आज भी 5% बच्चे तो घर में ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या ध्यान रखना है, पूर्ण टीकाकरण,
पूर्ण टीकाकरण, पूर्ण टीकाकरण भी आपको ध्यान रखना है। और पूर्ण टीकाकरण कितना हो चुका है प्रतिशत में, तो 80% आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करें प्रतिशत की, यानी 80% तक जो टीकाकरण है वो किया जा चुका है। फिर बात करते हैं कुल प्रजनन दर, जिसे हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, कि एक महिला अपने प्रजनन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे हम TFR भी कहते हैं, वो TFR जो है वो कितना है, तो TFR है मात्र 2.0। तो 2.0 क्या है, हमारा TFR है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो दुर्बल हैं वो कितने प्रतिशत है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो बोने हैं वो कितने हैं, 31% है। 5% से कम उम्र के बच्चे जो वजन में कम है, जिसे स्टेंटिंग कहते हैं, वो 27% है। तो वहां से प्रश्न ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक चीज और ध्यान रखना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है, उसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान में जो है वो शिशु मृत्यु दर जो है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। और उसमें 11 अंकों की गिरावट आई है। और वो कितनी रह गई है, तो भैया वो 30.3 रह गई है। तो इसमें क्या हुआ है, सुधार हुआ है, सुधार हुआ है। और जो है हम बोले तो इसमें 11 अंकों की गिरावट आई है, 11 अंकों की गिरावट यहाँ पर आई है। तो 11 अंकों की गिरावट आई है और इसमें क्या हुआ है, सुधार हुआ है। बाकी बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखने हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या ध्यान रखने हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मंदिर देखो कितना प्यारा नाम दिया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। है कुछ नहीं, मंदिर नहीं है, मंदिर वो समझ लेना। ये है क्या, तो ये वही स्वास्थ्य केंद्र है भाई। ये स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र है जिनका नाम 2023 में बदल दिया गया है, ठीक है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नवंबर 2023 में 23 से स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं है जी, सिंपली ये भी क्या है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र है। और अगले 5 वर्षों में सभी राज्य में सभी स्वास्थ्य सेवाओं को, चाहे वो कुछ भी हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में क्रियाशील बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी इनकी जो संख्या है वो राज्य में कितनी है, तो राज्य में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनकी कुल संख्या, राज्य में कुल संख्या कितनी है, राज्य में कुल संख्या, और देखो डाकघर की संख्या पूछ सकते हैं, तो ये तो अभी नया ही जुड़ा है, यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो ये है 9259। तो 9259 क्या है, हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। और अगर हम बात करें राजस्थान में, कि राजस्थान में हेल्थ संस्थाओं के बारे में, चिकित्सा संस्थाओं के बारे में, तो कौन कौन सी है, कितनी कितनी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। राज्य में चिकित्सा संस्थाएं, राज्य में चिकित्सा संस्थाओं की स्थिति, राज्य में चिकित्सा संस्थाएं, एक तो हमने देख ही लिया, एक तो क्या है जी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमने देख लिए। अब आपको देखना क्या है कि भैया आयुर्वेदिक अस्पताल कितने हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो राज्य में जो 127 आयुर्वेदिक अस्पताल है। तो
तो राज्य में आयुर्वेदिक अस्पताल कितने हैं? आयुर्वेदिक अस्पताल 127 है। अस्पताल 127 है। ठीक है जी। फिर हम बात करें कि भैया जिला अस्पताल कितने हैं, तो 39 है। जिला अस्पताल पूछ ले तो 39 है। अब दिमाग बिल्कुल मत लगाना कि 41 जिले मैडम ये कैसे आया, ये फैक्ट है, आपको एज इट इज ही याद करना है। ठीक है। अगर पूछ ले भाई कि ब्लॉक आयुष अस्पताल कितने हैं, वैसे नहीं पूछेंगे बट फिर भी ब्लॉक आयुष अस्पताल, ब्लॉक आयुष अस्पताल आपसे पूछ ले तो सिंपल है, बता दीजिएगा कि भाई कितने हैं, तो 84 है। ठीक है, 84 है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि योग व प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कितने हैं, तो योग व प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, और ये कितने हैं, ये 3 है। अस्पताल 3 है। ठीक है, तो ये आपको कुछ डेटा है जो याद रखने हैं। इसके अलावा भी कई सारे जैसे आयुर्वेद औषधालय भी है, मोबाइल इकाइयां भी है जो कि इस क्षेत्र में कार्य करती है। और होम्योपैथिक हॉस्पिटल पूछ रहे तो बता देना कि होम्योपैथिक अस्पताल है आपके 7, होम्योपैथिक अस्पताल है 7। होम्योपैथिक अस्पताल कितने हैं, 7। तो ये कुछ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए, यहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चलिए, ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं कि भाई और क्या सरकार कर रही है, तो और जैसे मैंने बताया कि सरकार के द्वारा राइट टू हेल्थ एक जो कानून है वो लाया गया है, राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2023। ठीक है, राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार एक्ट 2023, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, तो सिंपल भाषा में बोले तो ये भैया बोलता है सभी के लिए हेल्थ। ये क्या बोलता है, सभी के लिए स्वास्थ्य है, सभी के लिए स्वास्थ्य की बात करता है। सभी के लिए स्वास्थ्य, या हम कह सकते हैं ये स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार है, स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। राइट टू हेल्थ इसे आप कह सकते हो, यानी राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ जो है वो क्या है, तो वो ये एक्ट है जो कि 2023 में लाया गया था। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं जो है किफायती दर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए एक योजना लागू की गई थी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आरोग्य योजना। और ये आरएस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर चैप्टर जो पेपर 1 में मैनेजमेंट में ये सारा आपको पढ़ना होगा। तो सभी लोगों को बिना वित्तीय कठिनाइयों के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना लागू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो उद्देश्य क्या है, राज्य के सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं बिना वित्तीय कठिनाई के उपलब्ध कराना, बिना वित्तीय कठिनाई के उपलब्ध करवाना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना के तहत जो आउट ऑफ पॉकेट खर्च होता है,
वही क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट। आज चले जाइए आप हॉस्पिटल में, आप देखते होंगे तुरंत जो बिल जो बनता है 50,000 का बिल, आईसीयू में रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे करके जो परिवारों का आउट ऑफ पॉकेट जो खर्च होता है, उसके लिए लाभ जो पात्र लाभार्थी हैं उनको सरकारी और निजी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस उपचार के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है सरकारी व निजी अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार, यानी पैसा नहीं देना पड़ेगा, सरकार देगी, आप तो सिर्फ ट्रीटमेंट लो। कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोनों योजनाएं महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखनी है। यहां से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखनी है कि भाई इसमें कितने नए परिवारों के लिए प्रीमियम कितना निर्धारित किया गया है। तो वर्तमान में इस योजना में 1.33 करोड़ परिवार जो है रजिस्टर्ड है, जिसमें आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वाले परिवार, इसके अलावा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना वाले परिवार, छोटे व सीमांत किसान और आपके जो संविदा कर्मी है वो आपके शामिल हो रहे हैं। तो इन सबको क्या किया जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है और निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। देखो योजना कुछ नहीं है, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हम पढ़ते थे, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसी का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। इस योजना का नाम क्या मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो इसके प्रोविजंस यहाँ देखते हैं, प्रावधान क्या क्या है। तो इसमें पहले तो पात्र कौन कौन है या लाभार्थी कौन है। लाभार्थी, तो लाभार्थी में 2-3 आपको ध्यान रखना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले कैंडिडेट, जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वाले व्यक्ति है वो। एक आपको ESCC यानी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के लोग। छोटे व सीमांत किसान इसमें शामिल है। और कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है संविदा कर्मी। कौन है, संविदा श्रमिक। तो संविदा श्रमिक कौन से होते हैं, जो कि वही कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले होते हैं। और कौन है, तो इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति। तो संविदा कर्मी को और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है जिसे हम EWS के परिवार कहते हैं, तो EWS परिवार भी इसमें शामिल होते हैं। और कौन है, तो भैया कोरोना के समय जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई थी वो भी इसमें शामिल है। तो कोरोना से प्रभावित लोग इसमें शामिल है। और कौन शामिल है, तो और इसमें शामिल कौन है, तो वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल है। ये सारे लोग क्या है, पात्र है। अब पात्र है तो इनको लाभ क्या दिया जाएगा भाई, आपने बोल दिया पात्र है तो इनको दिया जाएगा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। आपको ध्यान रखना है। तो इन सबको क्या दिया जाएगा, इन सबको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको यही लिख देती हूँ मैं, इन सबको दिया जाएगा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर। निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो भी शेष है, शेष को 850 रुपए वार्षिक प्रीमियम देय होगा। यानी इन सबको तो फ्री में दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस, और बाकी जो भी आबादी बची है उसको 850 रुपए प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम लिया जाएगा। तो शेष आबादी को प्रति परिवार जो है 850 रुपए वार्षिक प्रति परिवार जो है प्रीमियम देना होगा, जिससे वो भी इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, कैशलेस बीमा को फायदा
ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो नए चरण में प्रति परिवार का जो प्रीमियम है वो बदल दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और नए चरण में प्रति परिवार 1965 रुपए का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। तो अभी जो है प्रीमियम 1965 रुपए जो है निर्धारित कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कितने रुपए तक का आपको बीमा कवर दिया जाएगा? तो 25 लाख रुपए का कैशलेस उपचार, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा मोड में और 20 लाख रुपए का ट्रस्ट मोड में दिया जाएगा। लाभ क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा दिया जाएगा, कैशलेस बीमा दिया जाएगा। अब इस 25 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 20 लाख जो है वो किस मोड में दिए जाएंगे? वो ट्रस्ट मोड में, और जो 5 लाख रुपए है बीमा मोड में। तो 5 लाख जो होंगे वो तो दिए जाएंगे बीमा मोड में, बीमा मोड में, और जो 20 लाख रुपए होंगे वो दिए जाएंगे ट्रस्ट मोड में। वो किस मोड में दिए जाएंगे? ट्रस्ट मोड में दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इवन इसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है या कोक्लियर इम्प्लांट है उनको भी शामिल किया गया है। साथ ही यदि हम बात करें तो इस बार के बजट में 73 डे केयर कैंसर उपचार पैकेज भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें 73 डे केयर कैंसर उपचार पैकेज, कैंसर उपचार पैकेज भी शामिल किए गए हैं, पैकेज भी शामिल किए गए हैं। किसमें? इस योजना में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट योजना है। एटलीस्ट 25 लाख तो ध्यान रखना ही रखना, पैकेजेस भी ध्यान रखना, प्रीमियम भी। इस पूरी योजना में जो है 1819 पैकेजों को कवर किया गया है। तो कुल कितने पैकेज हैं? तो अगर पूछ लिया जाए पैकेज, तो आपको पैकेज भी ध्यान होने चाहिए। कितने? 1819 पैकेज, कुल 1819 पैकेज कवर किए गए हैं, पैकेज इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। और ये जो 1819 पैकेज हैं उनमें यदि हम बात करें तो 1761 पैकेज बीमा मोड पर है और 58 पैकेज जो है वो ट्रस्ट मोड पर इसमें संचालित किए गए हैं। इसके अलावा अगली जो योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान, निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये भी आपको ध्यान रखनी है कि सभी नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये चल रही है। और इसके तहत जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे कोई भी सिटी हॉस्पिटल हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे कोई भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, उनमें बाह्य और भर्ती होने वाले एक ओपीडी वाले और एक आईपीडी वाले। ओपीडी वाले कौन से होते हैं? देखो, एक तो होते हैं जो भर्ती होते हैं, तो भर्ती वालों को भी सारी दवाई व जांच मिलेगी, और जो बाहर से आ रहे हैं और दिखा के ही जा रहे हैं सिर्फ, उनको भी सारी दवाएं और जांच मिलेगी। एक्चुअली पहले ये 2 स्कीम चलती थी, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, दोनों को मर्ज करके एक योजना के रूप में इसे बना दिया गया है। तो इतना सा ध्यान रख लेना कि इसमें सभी नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं राज्य के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में, प्रमुख चिकित्सा, सबका नाम तो देखो मैंने बता ही दिया आपको कि जिला अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मेडिकल कॉलेज है, सब इसमें शामिल है। ठीक है, प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के में भर्ती व बाह्य मरीजों को आवश्यक दवाइयां व जांच, तो
दो चीजें हैं, दवा वाली योजना जो है वो वह जांच निशुल्क करवाई जाएगी। तो सिंपल सा ध्यान रखना भैया, निरोगी राजस्थान में योजना में जो भी आपकी जांच की योजना थी और दवाइयों की योजना थी वो दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और इसमें भी बोले तो आवश्यक दवाइयों की संख्या भी पूछ ले तो बता देना ये कितनी है, 1240 दवाइयां इसके तहत क्या दी जाती है, फ्री दी जाती है। अगर हमसे बोल ले कि भाई सर्जिकल आइटम्स कितने, तो 428 सर्जिकल आइटम्स है, 153 सूचर्स है जो इसके तहत फ्री उपलब्ध कराए जाते हैं। वैसे यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगली जो योजना है वो आरजीएचएस है। आरजीएचएस क्या है? राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना कुछ नहीं है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, अखिल भारतीय सेवाओं के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, राजस्थान सेवा के अभी काम करने वाले लोग हैं या पेंशनर्स हैं, उन सबको क्या दी जाएगी, इसके तहत चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना दिमाग लगाना नहीं है, सरकार से सरकारी यानी राजस्थान के, यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है, राजस्थान की बात कर रही हूँ, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं कैशलेस प्रदान की जाती है या उपलब्ध कराई जाती है। अब ये कर्मचारी कौन कौन है इनको देखो ध्यान रखना, इसमें जितने भी मंत्री हैं वो भी आ जाएंगे, जो भी विधायक हैं वो भी आ जाएंगे, जितने भी पेंशनर्स हैं वो भी आ जाएंगे, जितने भी अभी रिटायर्ड लोग से सेवानिवृत्त हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है जी, करना सिर्फ इतना सा है कि भाई आप किसी भी डॉक्टर के जाओ, अगर वहाँ आरजीएसएस स्कीम लागू है, या हॉस्पिटल में जाओ वो आपको दवाइयाँ लिखेगा, दवाइयाँ आप जाके किसी भी मेडिकल से ले लो और आपको पैसा नहीं देना होता, पैसा रिइम्बर्स हो जाता है सरकार के द्वारा। बस इसके लिए जो है रजिस्टर्ड जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो इन कैटेगरीज को विशेष रूप से ध्यान रखना, किन के लिए कवर किया गया है। तो इसमें लाभार्थी श्रेणी में राज्य के मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत या जो रिटायर अधिकारी है वो राजस्थान सरकार में सेवारत या पेंशनर्स, या राजस्थान स्वायत्त निकाय के सेवारत कर्मचारी व पेंशनर आदि इसमें शामिल किए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी एक और योजना जो चलाई जा रही है, आयुष्मान वय वंदना योजना। आयुष्मान वय वंदना योजना, आयुष्मान वय वंदना योजना, वय का मतलब होता है बुजुर्ग, वय वंदना योजना, वय बोल दो या वृद्ध बोल दो या बुजुर्ग बोल दो, उनके लिए योजना है। योजना है क्या कि भैया बुजुर्गों को कभी भी बिना किसी वित्तीय बोझ के सारी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो जाए आसानी से, उसके लिए शुरू की गई थी। डेट इसमें दी गई है तो डेट अपने को भी ध्यान रखनी है, 29 अक्टूबर 2024, यानी जी होने वाला है 1 साल। तो आपसे पूछा जा सकता है 70 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का कवरेज इसमें यानी कैशलेस उपचार इसके तहत प्रदान किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए, एक तो 5 लाख रुपए ध्यान रखा,
कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। तो जो अंडरलाइन कर दिया चीजें वही ध्यान रख लेना कि 70 साल या ज्यादा कैशलेस उपचार 5 लाख रुपए तक का वो इसके तहत दिया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जिसे हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनकी स्थापना की जाती है। वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, डिस्पेंसरी जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, वो सब शुरू की जाती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। मिलावट पर वार अभियान। और ये जो अभियान है वो कब चलाया जा रहा है, तो आपको इसका डेट याद रखना है। यह अभियान 15 फरवरी 2024 से चला है। तो शुरू से गया था, 20 से चल रहा है, लेकिन अभी कब से चल रहा है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 15 फरवरी 2024 से यह क्रियान्वित किया जा रहा है या संचालित किया जा रहा है। किया क्या जाता है कि भैया कहीं भी जाते हैं, सैंपल लेते हैं फूड के, उसमें मिलावट होती है तो मिलावट को जब्त कर लिए जाते हैं, पनिशमेंट दिया जाता है इसके लिए। तो सभी उपभोक्ताओं को खुद खाद्य सामग्री शुद्ध रूप से उपलब्ध हो उसके लिए चलाया जाता है। ठीक है, तो सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सरकार के द्वारा कई सारे अन्य प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में देखो एड्स की कोई इलाज तो है नहीं, इसमें सैंपल लिया जाता है खून का, उसके बाद अगर उनको टेस्ट किया जाता है, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको ट्रीटमेंट अवेलेबल कराया जाता है, उन्हें परामर्श दी जाती है, दवाइयां वगैरह इसके तहत दी जाती है। और इसके लिए राज्य में जो है ब्लड बैंक भी संचालित है। राज्य में 256 जो है ब्लड बैंक का संचालन इसके द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मतलब क्या है कि भैया स्वास्थ्य देखभाल की पहुंचाए, बड़े लोग हैं ना मानसिक रूप से क्या नहीं हो, बीमार नहीं हो, उनका फॉलोअप वगैरह किया जाए, स्पेशली युवाओं पर ध्यान दिया जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। एक चल रहा है फ्लोरोसिस रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ फ्लोराइड की बहुत समस्या है। इवन जो हमारा अजमेर से नागौर वाला जो बेल्ट है जिसे हम कुबड़ पट्टी कहते हैं, जो जायल वाला क्षेत्र है, वहां पर फ्लोरोसिस की समस्या को निपटने के लिए क्या करते हैं, वहां पर फ्लोरोसिस की समस्या होती है तो वहां पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें एक ही लाइन आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम राज्य के 30 जिलों में सक्रिय रूप से संचालित है। यहां से ही प्रश्न बनेगा, अदरवाइज यहां से प्रश्न बनने की संभावना जो है वो काफी कम है। तो राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम। और ध्यान रखिएगा ये जो कार्यक्रम है ये ना तो 31 में चल रहा है ना 41 में चल रहा है, यह राज्य के ना तो 33 जिलों में चल रहा है ना 41 में चल रहा है, आपको 30 जिले ध्यान रखना है। ये राज्य के 30 जिलों में सक्रिय रूप से संचालित है और पिछले 4-5 इकोनॉमिक सर्वे में यही लिखा हुआ है से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो अगर पूछा जाएगा तो शायद यही पूछा जा सकता है कि कितने जिलों में संचालित है, वन लाइनर में सीधा पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम, अब इसमें मैं क्या ही बताऊं। मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी मुख्य स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। ग्रामीण और मुख्य में होता क्या है, दांत होती है, जीभ होती है, तो जीभ तो हमें वैसे ही नुकसान पहुंचाती है, बोली से भी और स्वाद से भी पहुंचाती है ना। तो मेरे दादाजी तो हमेशा यही बोलते हैं कि भैया ये इतनी सी जीभ है ना वो आदमी को दुखी कर देती है, क्योंकि आप अच्छा खाते हो नहीं खाते वो सब जीभ पे डिपेंड करता है, अच्छा बोलते हो नहीं बोलते हो वो भी जीभ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बचे कौन, दांत।
तो मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो हमारे मुख की समस्याएं हैं, जो दांतों की समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। मुख के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या ही मैं लिखूं और क्या ही आपको समझाऊं और एग्जामिनर क्या ही क्वेश्चन बनाएगा, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगला जो ध्यान रखना है वो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ESI। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। ठीक है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जिसे हम ESIC कहते हैं। ESIS, सॉरी, अच्छा एस है। और सिंपल भाषा में आपने बहुत सुना होगा कि भाई ESI से हम ना दवाई लेने जा रहे हैं। ESI मतलब क्या है कि भैया जितने भी कर्मचारी है भारत के या उनके जो परिवार के लोग हैं, उनको चिकित्सा व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। तो पहली बात तो बता दूं कि ये योजना किसकी है? भारत सरकार की है। भारत सरकार की योजना है। किनके लिए भैया? कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारी भी है और निजी भी है। तो आपको कर्मचारी ध्यान रखना है। कर्मचारियों के व उनके परिवार के क्या करने के लिए? एक तो उन्हें सुरक्षा मिले और एक उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो चिकित्सा व सामाजिक सुरक्षा के लिए, चिकित्सा व सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? योजना कारखाने, होटल, शैक्षणिक संस्थाओं सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को कवर करती है, जहां कम से कम 10 कर्मचारी हो और जिनका वेतन 21,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं हो। तो पात्रता ध्यान रखनी है कि ऐसी संस्थान जहां पर मिनिमम 10 कर्मचारी हो। अगर 10 कर्मचारी नहीं है तो वहां पर ESI लागू ही नहीं होगा। और जिनका वेतन जो है वो 21,000 रुपए से अधिक नहीं हो, 21,000 रुपए प्रति माह से अधिक ना हो। 21,000 से ज्यादा होगा तो फिर उसे क्या ही जरूरत है ESI की? अधिक ना हो। ये दोनों प्रोविजन है। ऐसी संस्था ESI लागू करती है। कुछ नहीं होता जी, सिंपल सा है कि मैं एम्प्लॉयर के रूप में एक पर्टिकुलर फंड यानी 1,000 रुपए आपसे सैलरी से काटूंगी, मेरे एम्प्लॉय के 1,000 रुपए वो देगा, 1,000 मैं काटूंगी, 2,000 रुपए होंगे, 2,000 रुपए मंथली कटेंगे। जब भी कोई कुछ भी दिक्कत हो तो वो जाके ESI हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं? लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसको लाभ मिलेगा भैया? एक तो जिसका बीमा है, अगर महिला है तो महिला का, पुरुष है तो पुरुष को, उसको लाभ मिलेगा। अगर महिला है तो उसके पति को और पुरुष है तो उसकी पत्नी को। उसके पुत्र है अगर तो 21 साल तक मिलेगा। 21 साल तो बाद तो उसकी खुद की फैमिली हो जाती है तो उसको नहीं मिलेगा। अविवाहित पुत्रियां जो भी है, विवाह के बाद तो भैया पुत्रियां अपने घर जाओ तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। विकलांग बच्चे हैं, हाँ, उनके अगर आश्रित माता पिता है, आज जैसे मेरा है और मेरे पेरेंट जो है मेरे पे निर्भर है, आश्रित है, ठीक है, तो उनको भी मिलेगा। तो इसका लाभ जो बीमित व्यक्ति है उसको, उसके पति पत्नी को, उसके पुत्र को 21 साल तक, अविवाहित पुत्रियों को, विकलांग बच्चों को और आश्रित माता पिता को दिया जाता है। आप जाके ESI के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जाके अपना इलाज करा सकते हो। ESI के हॉस्पिटल कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा में है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, मेरे को हिंदी से बेटर इंग्लिश का है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2 घटक होते हैं, एक होता है ग्रामीण और एक होता है शहरी। तो इसके 2
घटक है, दो घटक में एक कौन सा है, ग्रामीण है, और एक कौन सा है, शहरी घटक है। तो दो इसके महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं। उद्देश्य क्या है कि भैया ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर केंद्रित किया गया है, यानी प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाए। इन दोनों क्षेत्रों में प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना, ये क्या है, इसका मुख्य मोटिव है। ये आप ध्यान रखना है। इसके दो घटक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये इसके उप मिशन है या घटक है। ये जो है ग्रामीण वाला, वो उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 2005 में की गई थी। और इसके तहत देखो यहाँ तो काम करती है आशा बहन जियाँ, और यहाँ पर काम कौन करती है, उषा बहन जियाँ। तो आशा और उषा भी आपको ध्यान रखना है। उषा तो शहरों में काम करती है, आशा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है। अब ये है कौन दोनों, तो भैया आशा जो है एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्य करता है। ये कौन है, तो ये मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य करता है। महिलाओं के पास जाती है, उन्हें बताती है हर चीज के बारे में, उन्हें अवगत कराती है कि भाई देखो ये टीका लगा लो, ये चीजें कर लो। ये काम कौन करती है, आशा बहन जी करती है। आशा बहन जी का काम ये होता है कि लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, ये इसका काम होता है। जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं उन पर जागरूकता लाती है। ये लोगों के बीच में और समुदाय के बीच में या स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में एक कड़ी का काम करती है। इसे हम आशा बहन जी भी कहते हैं, आशा सहयोगिनी भी कहते हैं, और आशा भी कह सकते हैं। सेम यही काम जो है वो कौन करता है, तो शहरों में उषा करती है। ठीक है। आशा का जो चयन है, इसका चयन कौन करता है, तो इसका जो चयन है वो ग्राम पंचायतें करती है। ग्राम पंचायत इसका चयन करती है। ये भी ध्यान रख लेना, वैसे पूछा नहीं जाता, सॉरी, ग्राम सभा इसका चयन करती है। तो ये पूछा तो नहीं जाता, जस्ट फॉर नॉलेज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शहरी वाला, शहरी में भी सेम यही चीजें हैं, यहाँ उषा और वहां आशा। फिर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड चीजों को या उनसे रिलेटेड जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है उन पर फोकस किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से किशोरों के लिए भी कार्यक्रम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि वर्तमान में जो है राजस्थान के 15 जिलों में लागू है। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब इनमें देखो ज्यादा समझने वाला ही नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई ये किशोरों के लिए संचालित है। किशोर मतलब कितना हो गया, 10 से 19 साल के जो है वो, और ग्रामीण क्षेत्रों में और वंचित क्षेत्रों में ही चल रहा है। भारत सरकार का कार्यक्रम है। तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व वंचित क्षेत्रों में, ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों में आपको एज क्या ध्यान रखनी है, एज आपको ध्यान रखनी है कितनी, 10 से 19 वर्ष। तो 10 से 19 वर्ष के किशोरों ये किस कैटेगरी में आते हैं, जुवेनाइल में आते हैं। किशोरों के समग्र विकास हेतु संचालित है। कितने जिलों में है, तो आपको ध्यान रखना है राज्य के 15 जिलों में, राज्य के 15 जिलों में संचालित है। राज्य के 15 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा या तो ये, या ध्यान रखने वाली बात यह है, बाकी सब तो अपने आप ही आपको पता चल रहा है, में संचालित है। ठीक है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो युवाओं की आयु कहाँ पर चल रहा है, शहरों में नहीं चल रहा है, गाँव में ही चल रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 15 जिलों में जो है, ये 15 जिलों में चल रहा है। 15 जिलों में जो है उजाला क्लिनिक्स भी बनाई गई है। तो उजाला क्लिनिक्स आपको ध्यान रखनी है, अगर उजाला क्लिनिक्स के बारे में पूछ ले। और उजाला क्लिनिक्स क्या होती है, जैसे जनता क्लिनिक होती है शहरों में, वैसे ही होती है उजाला क्लिनिक। उजाला क्लिनिक
प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है कहां पर जी? उपलब्ध कराती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये ग्रामीण क्षेत्र में है। और सेम जो यही है उजाला की, वही एक होती है जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक भी सेम काम करती है। ये भी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराती है, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन ये करवाती है शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्र में तो कौन है? जनता क्लिनिक। और गांवों में क्या है? उजाला क्लिनिक। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाए उजाला क्लिनिक कितनी है, तो 15 जिलों में 332 स्थानों पर उजाला क्लिनिक स्थापित की गई है। अगर पूछ ले तो बता दीजिएगा कि 15 जिलों में 332 स्थानों पर। वैसे देखो इतना डेटा नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर गलती से मैंने नहीं बताया, एग्जाम में आ गया, मैडम एग्जाम में आ गया, आपने बताया ही नहीं था। अच्छा, जो बताया था सारा वाक्य आ गया अपने को, लेकिन बस इसलिए मैं पूरा जितना मैक्सिमम होता है वो डेटा जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं है वो यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। जननी एक्सप्रेस सेवा, जननी एक्सप्रेस सेवा, जननी एक्सप्रेस सेवा 104 नंबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। भाई किसी की डिलीवरी होने वाली है, 104 पे फोन करो, वो आपको आएंगे और ले जाएंगे, फिर आपकी डिलीवरी हो जाएगी, फिर आपको वापस छोड़ जाएंगे। सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए ही है। ऐसे नहीं मैं बुखार हो गई जी 104 वाले आ जाओ मुझे ले चलो, नहीं लेके जाएंगे। वो सिर्फ गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधा के लिए परिवहन प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, सिर्फ गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा हेतु परिवहन सुविधा, चिकित्सा हेतु परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है। वैन होती है, कुल मिला के फोन करो आ जाएगी, ले जाएगी। डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के बाद अगर आप गांव के हो, ग्रामीण क्षेत्रों के हो, तो डिलीवरी के बाद आपको घर पे छोड़ने भी ये जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 108 तो है, उसको तो सभी जानते हो, एम्बुलेंस सर्विसेज। 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं हैं, लेकिन ये भी बुखार में नहीं आती है, ध्यान रखना। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उस समय निशुल्क और प्रभावी आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा योजना शुरू की गई थी। योजना कब से शुरू की गई थी? तो ध्यान रख लेना, सितंबर 2008 से शुरू की गई थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेंगे। और 108 तो सबने देखी होगी, आराम से खूब चलती है। ठीक है, मोबाइल मेडिकल सेवा योजना। मोबाइल मेडिकल सेवा योजना क्या है कि भैया राजस्थान के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं है, अब क्या करें? ना तो वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ना वहां कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ना कोई वहां पर किसी का प्राइवेट क्लिनिक है। कौन गाँव में क्लिनिक खोलेगा? तो ऐसी स्थिति में एक मोबाइल वैन होती है। उस मोबाइल वैन में क्या होते हैं? सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, और इक्विपमेंट के माध्यम से वहां पर हर महीने 20 मुफ्त मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता है। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, अविकसित गांवों के ब्लॉक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये क्या है? मोबाइल मेडिकल सेवा योजना, मोबाइल मेडिकल सेवा योजना, सेवा योजना। अब क्या समझाऊं इसमें? आ गया ना समझ में कि भैया जहां कुछ भी नहीं है वहां पर ये क्या लगाएंगे? तो भाई एक महीने में 20 कैंप लगाएंगे, एक महीने में 20 मेडिकल कैंप इनके द्वारा लगाए जाएंगे, चाहे रेगिस्तानी क्षेत्र हो, आदिवासी क्षेत्र हो, या कोई अविकसित क्षेत्र हो, ऐसी जगह पर ये लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखने हैं आयुष प्रणाली को भी। आयुष का तो नाम की फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, बाकी कुछ याद रखो ना रखो, क्योंकि आरएस मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। आयुष क्या है? तो आयुष में एफ और आयुर्वेद, वाई से यूनानी, अच्छा योग है, योग है, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, और एच से होम्योपैथी। अब ये है क्या? हमने क्या किया, जितनी भी हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली थी
ये इनका संयुक्त रूप है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का संयुक्त रूप है, प्रणालियों का संयुक्त रूप है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयुष कहते हैं। और इसी को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। क्यों हम एलोपैथी गा रहे हैं? पहले भी तो ऐसा होता था कि कुछ भी जुकाम हो जाती थी तो हम काढ़ा पीते थे ना। पहले भी तो ऐसे होता था कि हम मालिश कर लेते थे, या हम कोई भी स्किन डिजीज होती थी तो नीम को उबाल के और उससे नहा लेते थे, तो उससे भी सही हो जाता था। हम योग कर लेते थे, हम आयुर्वेद का यूज कर लेते थे, ये जो मीठी मीठी गोलियां होती है होम्योपैथिक की वो लेते थे। तो हम जब पहले भी इनका यूज करते थे, तो अभी इसके लिए हम क्यों यूज नहीं कर रहे? तो सरकार लगातार आयुष को बढ़ावा दे रही है। राजस्थान में भी राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी है, राष्ट्रीय आयुष मिशन का कार्यालय है, कि हम राजस्थान में भी ये आयुष के माध्यम से जो हमारी प्राकृतिक या परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें, हम होम्योपैथिक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और आपको पता ही है, इसी के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना चलाई। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसे हम आयुष भी कहते हैं, वो विकसित किए। वहां पर क्या होंगे? योगाभ्यास होंगे, आपको उपचार मिलेगा, प्रयोगशालाएं होगी, और सारी चीजें, सारी सुविधाएं वहां पर प्रदान की जाएगी। क्लियर है? तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। जब बात योग की चली है तो आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी देख लेना। कहाँ चला जाता है ये? जब योग की बात चले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरा ही चलेगा। आयुर्वेद से अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी आयुर्वेद से नहीं, योग से है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अब ऐसे मत बोलना मैम पता नहीं, है ना। 21 जून, बिल्कुल मत बोलना पता नहीं है, नहीं तो दिमाग हिल जाना है। तो हर साल 21 जून को हम क्या बनाते हैं? योग दिवस बनाते हैं। हर बार जो योग दिवस बनाया जाता है उसकी एक थीम भी होती है, और अब यहाँ पर बात करेंगे 2024 की थीम की। 25 वाली देख के जाना, क्या है पता है क्या है? नहीं बता रही, आप खुद देख, ठीक है। स्वयं व समाज के लिए योग, के लिए योग। 25 वाली खुद लिखना, मैं यहाँ छोड़ रही हूँ। 25 थीम खुद अपने नोट्स में अपडेट करना कि 25 की थीम क्या है। थोड़ी सी मेहनत करो भाई, नहीं क्या? तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके खुद को लिखना है कि 25 की थीम क्या थी। 24 की मैंने बता दी है, स्वयं और समाज के लिए योग, ये आपको ध्यान रखना है। इवन आयुर्वेद अस्पताल जो है वो बन रहे हैं, आयुष अस्पताल बन रहे हैं। राज्य के बालोतरा में आयुर्वेद अस्पताल, अनूपगढ़ में आयुष अस्पताल का संचालन शुरू किया गया है। तो अगर पूछ ले कि आयुर्वेद अस्पताल पूछ ले तो बालोतरा, और बालोतरा नया जिला भी है, तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आयुष अस्पताल पूछ ले, ये तो आयुर्वेद का है, अगर पूरा पूछ ले भैया आयुष अस्पताल, तो अनूपगढ़ बिल्कुल मत भूलना, याद रखना अनूपगढ़ में क्या है जी? आयुष अस्पताल है, ठीक है। इसके अलावा नवीन आयुर्वेद औषधालय कहाँ खोला गया है? खखावली डीग में। कहाँ है? खखावली डीग में। तो आयुर्वेद औषधालय पूछ ले तो औषधालय भी बता देंगे जी, और ये है खखावली में। अब बोलोगे मैम ये खखावली क्या है? औषधालय, ठीक है, हाँ। तो खखावली क्या है? ये नगर डीग में है, ये आपको ध्यान रखनी है। खखावली, तो मेरे को भी इतनी दिक्कत आ रही है जितनी आपको आ रही है, खखावली नगर। और ये कहाँ पर है? डीग। पहले डीग भरतपुर में आता था, अब जिला बन गया है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा हम बात करें यूनानी प्रणाली, यूनानी में आपको पता ही है क्या होता है। यूनानी में वो जो ऑयल की थेरेपीज वगैरह दी जाती है ना, तेल वाली, वो सब किसमें दी जाती है? इसके अंतर्गत दी जाती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम बात कर चुके हैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य व देखभाल केंद्र होते हैं। इनमें कई प्रकार की जो है सेवाएं दी जाती हैं। तो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बनके अब हो गया है आयुष्मान मंदिर या आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इनमें वो सारी सेवाएं दी जाती है, परिवार नियोजन की, गर्भ निरोधक सेवाएं या संचारी रोगों की सेवाएं,
या गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रयास, बुनियादी मुख्य सेवाएं यहाँ पर प्रदान की जाती है, या जो मानसिक स्वास्थ्य बीमारियां हैं उनकी जांच वगैरह भी यहाँ की जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ईएनटी से रिलेटेड, नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। टेलीमेडिसिन के लिए एक याद रखना, ई संजीवनी, बस, और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ई संजीवनी का संबंध किससे, अगर पूछ ले भैया जी ई संजीवनी क्या है, तो ध्यान रखना भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की थी। तो किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार का नहीं, द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, को बढ़ावा देने हेतु टेलीमेडिसिन के माध्यम से इसकी शुरुआत की है। तो टेलीमेड देखो होता कुछ नहीं है, एक पोर्टल है, पोर्टल पे जाके आप क्या कर सकते हो, टेलीमेडिसिन यानी दूर कोई डॉक्टर बैठा है उससे पूछ सकते हो, उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो आपको दवाइयां बता देगा, दवाइयां दे देगा, लिख लेना और जाके मेडिकल से ले आना और लेके ले लेना। टेलीमेडिसिन कुछ नहीं है, टेली मतलब टेली कम्युनिकेशन, मेडिसिन मतलब दवाइयां, यानी दूर बैठे भी आपको स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से इसके तहत मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उसके लिए इस संजीवनी ध्यान रखना, ज्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। अब बात कर लेते हैं एक और अंतिम चैप्टर के पड़ाव की, और वो है रोजगार, कि राजस्थान में रोजगार, राजस्थान में रोजगार। तो ये 8वें चैप्टर का ही एक तरीके से तीसरा पार्ट हो गया, रोजगार। अब यहाँ से 2-3 चीजें तो जो डेटा में आपसे पूछी जा सकती है वो आपको ध्यान रखना है कि 2023-24 में वर्तमान बेरोजगारी दर राजस्थान की कितनी है, तो 4.7 है, ठीक है। तो वर्ष 2023-24 में, वर्ष 2023-24 में राजस्थान की बेरोजगारी दर, राजस्थान की बेरोजगारी दर, और बेरोजगारी दर कितनी है, तो वो है 4.7%। ये आपको ध्यान रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। और रोजगार की स्थिति आपको पता है कैसे पता चलती है, तो इसके लिए आता है PLFS। ये जो रोजगार की स्थिति है उसके लिए, रोजगार की स्थिति के लिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है, वो होती है PLFS। ये क्या है, तो ये है आवधिक यानी पेरियोडिक लेबर यानी श्रम, फोर्स यानी बल सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और ये जो सर्वे है ये भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों में जो है बेरोजगारी की स्थिति के आकलन के द्वारा किया जाता है। कौन करता है, NSO। अब ये सर्वे कौन करता है, NSO, NSO द्वारा किया जाता है। NSO क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस है, ठीक है। इसके द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, विभिन्न राज्यों में रोजगार व बेरोजगारी की स्थिति के आकलन के लिए। सॉरी, बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करने के लिए। ये जब आप जो टॉपिक है RS मुख्य परीक्षा में जो गरीबी और बेरोजगारी पढ़ोगे ना, तो वो जो टॉपिक पढ़ोगे वहां पर भी ये सर्वे, उस समय का जो भी सर्वे है वो आपको काम आएगा। और इस प्रकार का अगर सर्वे का ऑथेंटिक डेटा आप देते हो तो आपके नो डाउट है मार्क्स भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अब हम राजस्थान की बात करेंगे यहाँ पर इस रिपोर्ट में, और राजस्थान की भी बात कब करेंगे, तो यहाँ पर ईयर आपको मैं पहले एक ही जगह मेंशन करती हूँ बजाय बार बार मेंशन करने की, जिससे आपको डेटा इजीली याद हो। ईयर है 2023-24 का।
अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब इसमें हम 3 डेटा बात करेंगे। एक हम बात करेंगे कुल कितनी है, एक महिलाओं की कितनी है, एक पुरुषों की कितनी है। इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया का भी दिया हुआ है, लेकिन हमें अभी राजस्थान पे ही फोकस करना है। अगर कुल की बात करें तो कुल कितनी है, तो 67.6 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पुरुषों की पूछ ले तो भैया पुरुषों की जो है वो ज्यादा है, और वो कितनी है, तो 81.4 है। बिल्कुल ठीक है जी। महिलाएं तो काफी कम है, और महिलाओं की कितनी है, तो महिलाओं की है 54.1। कितनी है, 54.1 है। तो श्रम बल भागीदारी में 3 डेटा आपको ध्यान रखना है। कुल पूछे तो 67.6, महिला की पूछे तो 54.1, पुरुष की पूछ ले तो 81.4 आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है श्रमिक जनसंख्या अनुपात। अगला क्या है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात। श्रमिक जनसंख्या अनुपात मतलब क्या हुआ कि भैया कुल जनसंख्या में श्रमिकों की जो संख्या है वो कितनी है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी वही कुल, महिला और पुरुष। कुल की बात कर लेते हैं तो भाई 64.4, यानी कुल जनसंख्या में 64.4 जो है वो क्या है, श्रमिक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर भाई पुरुषों की पूछ ले तो पुरुष भी ध्यान रखेंगे, और पुरुष कितने हैं, 77.4 है। कितने हैं, 77.4 है। महिलाएं पूछ ले तो महिलाएं की भी ध्यान रख लेना, 51.7 है। कितनी है, 51.7 है। तो ये दोनों डेटा आपको ध्यान रखना है। एक और जो डेटा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर, ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो, या तो इससे पूछा जाएगा या यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें भी अगर हम बात करें तीनों कैटेगरीज की, यानी वही 3 की बेरोजगारी दर जो है कुल कितनी है, कुल कितनी है बेरोजगारी दर, तो कुल तो मैंने ऊपर लिखी दी है 4.7%। इसको आप स्टार मार्क कर ले, डायरेक्टली पूछी जा सकती है। पुरुषों में पूछ ले तो भाई पुरुषों का भी ध्यान रख लेंगे, कितनी है, 4.8 है। अगर महिलाओं में पूछ ले तो 4.4 आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 डेटा आपको ध्यान रखना है, 4.4 नहीं है, 5 है, तो 4.5 इसे करेक्ट कर लीजिए। बेरोजगारी दर राजस्थान में 2023-24 में कितनी है, 4.7 है। महिलाओं में कितनी है, 4.5 है। पुरुषों में कितनी है, तो भाई 4.8 है। तो भैया महिलाओं की तो सबसे कम है, तो महिलाएं सबसे कम बेरोजगार है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर डेटा पूछ ले तो मैंने बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही इजी डेटा आपको बता दिया है। इसी इजी तरीके से डेटा आपको याद नहीं हो सकता है। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, डेफिनेटली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप पढ़ो ही नहीं तो देखो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती ना। पढ़ना तो खुद नहीं पढ़ना है, तो मैं थोड़ी पढ़ूंगी, आपको पढ़ना है, मुझे तो याद है। ठीक है, तो मेरे को तो नींद में पूछोगे तो मैं बोल दूंगी 4.7, तो आपको भी ऐसा ही याद होना चाहिए। ठीक है, फिर है श्रमिक कल्याण। चलो जी, श्रमिकों का थोड़ा सा कल्याण करते हैं। श्रमिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। श्रमिक कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य ही क्या होता है कि भैया जो मजदूर है उनसे काम तो ज्यादा ले लेते हो, पैसा कम देते हो, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। तो इसमें श्रमिकों का वेतन भुगतान एक तो फिक्स करो, ऐसा नहीं जितना काम करा रहे हो उसके प्रोपोर्शन में उसे वेतन भी दो। फिर दूसरा, विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करना जिससे कृषक श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, मैटरनिटी लीव है, फर्टिलिटी लीव है, या किसी भी तरीके की कुछ लीव है, या कोई भी प्रोविजन है, ईएसआई का प्रोविजन है, ये सब करना होगा जिससे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो। उसके लिए कानून बनाओ भाई, वरना तो कोई भी कानून बनाएगा नहीं, नियोक्ता जो है वो शोषण करते रहेंगे श्रमिकों के। और इसके लिए क्या है, श्रमिक कल्याण बोर्ड है, और श्रमिक कल्याण बोर्ड जो है वो काम करता है इसके लिए। इसके अलावा एक और है, राजस्थान में भवन व अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, उसके तहत भी काम किया जाता है। उसके तहत जो है, जो भी श्रमिक है उनको मातृत्व लाभ, कौशल विकास कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया
जाता है। तो आपको भवन में अन्य श्रमिक, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक, अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम एक्ट 1996, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी एक्ट के तहत स्थापित किए गए हैं कई सारे बोर्ड जो कि श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 51 नई ट्रेड यूनियन भी पंजीकृत की गई है। श्रमिकों के कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं चलती है, कुछ स्वास्थ्य के लिए है, कुछ शिक्षा व कौशल विकास के लिए है, कुछ के माध्यम से उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक आपको ध्यान रखनी है क्या, AVGC XR पॉलिसी, AVGC XR नीति 2024। अब सबसे पहले तो देखो इसका नाम याद करो, जो कि यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AVGR क्या है, तो आपको ध्यान रखना है A फॉर एनिमेशन, A फॉर एनिमेशन, एनिमेशन, ठीक है जी, ये तो हो गया। V फॉर क्या है, विजुअल, ठीक है, विजुअल इम्पैक्ट, विजुअल इम्पैक्ट, ठीक है जी, ये भी याद कर लिया हमने। फिर क्या है, तो G है, G का मतलब क्या होता है, गेमिंग, ठीक है, तो आपको गेमिंग ध्यान रखना है। C फॉर क्या है, तो कॉमिक याद रखना है, ये कॉमिक्स नहीं है, कॉमिक, ठीक है, कॉमिक्स आपको ध्यान रखना है। तो कॉमिक्स पढ़ते थे ना पहले, याद है, चाचा चौधरी कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, ठीक है। और XR क्या है, तो एक्सटेंडेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये आपको नाम याद रखना है। इवन छोटे एग्जाम में तो नाम ही पूछना सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि नाम ही याद नहीं रहता। उद्देश्य क्या है, जितने भी ये नाम लिखे ना, उन क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना राज्य को। तो आपको उद्देश्य लिखना है कि इन सभी क्षेत्रों का, इन क्षेत्रों में राज्य को प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना, इन क्षेत्रों में राज्य को प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना, प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है। फिर अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा, क्षमता वर्धन करना होगा, स्टार्टअप लाना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा इन सभी क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना पड़ेगा, एनिमेशन स्टूडियो बनाने होंगे, गेमिंग स्टूडियो बनाने होंगे, गेमिंग जोन बनाना होगा, इनके लिए कौशल विकास करना होगा कि भाई इनकी ट्रेनिंग के लिए कौन से इंस्टीट्यूट है, जानते हो, नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनके साथ हमें पार्टनरशिप करनी होगी। अगर कोई इनमें कोई बिजनेस खोलना चाहता है तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, इंक्यूबेशन बनाने पड़ेंगे, उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। इनसे रिलेटेड जो जितने भी हमारे आजकल आप देखो ना एनिमेटेड मूवी आती है, बच्चे तो बहुत खुश होकर देखते हैं। हनुमान मूवी देखो इतनी बढ़िया है आपके एनिमेशन के माध्यम से, जंगल बुक मूवी है बहुत अच्छी है, पहले देखते थे और अब देखते हैं तो बहुत अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो सरकार के द्वारा की जाएगी इनके लिए। इसके अलावा कई सारी जो योजनाएं हैं जो निर्माण श्रमिकों के लिए चल रही है उनको भी आपको ध्यान रखना है कि भैया अगर निर्माण श्रमिक की सामान्य या दुर्घटना मृत्यु हो जाती है, सामान्य मृत्यु या दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो क्या दिया जाएगा, तो उनको भाई क्या दिया जाएगा, 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो सामान्य मृत्यु हो गई, दुर्घटना में मृत्यु हो गई, चोट लग गई, तो उनको कितने रुपए दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए की राशि की सहायता दी जाएगी। ठीक है जी। और क्या किया जाएगा, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो क्या दिया जाएगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो आकस्मिक मृत्यु हो जाए, सडन डेथ हो जाए तो इनको दिए जाएंगे 5 लाख रुपए।
तो 2 लाख भी ध्यान रखना है और इनको क्या दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए इसके तहत प्रदान किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। या फिर हम बात करें, ये तो एक महत्वपूर्ण योजना है ही, अगर कोई बात करें कि पूर्ण स्थायी विकलांगता आती है तो 3 लाख रुपए और आंशिक स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए। ठीक है, तो पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 3 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो वैसे तो देखो नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही इन्हें टूल किट खरीदने के लिए 2,000 रुपए या वास्तविक लागत जो कम है वो भी दिए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि भाई इन्हें टूल किट के लिए या जो आवश्यक उपकरण होते हैं उनकी खरीद के लिए, आवश्यक उपकरण की खरीद हेतु क्या दिए जाते हैं, या तो 2,000 रुपए या वास्तविक लागत। अब कोई 1,500 का ही है तो भैया वास्तविक लागत दे देंगे, 2 क्यों देंगे, जो भी कम हो। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, या तो 2,000 रुपए या वास्तविक लागत जो भी कम हो वो इसके तहत दिया जाता है। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट योजना है वो आपको ध्यान रखना है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसका नाम इम्पोर्टेंट है और नाम क्या है, शुभ शक्ति योजना। ठीक है, तो आपसे पूछी जा सकती है भैया शुभ शक्ति योजना किससे संबंधित है, तो निर्माण श्रमिकों से संबंधित योजना है शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना, और इसका संबंध किससे है, तो ये श्रमिक महिलाओं से है, श्रमिक महिलाओं से संबंधित योजना है। कहीं बच्चियों के जन्म से रिलेटेड मत कर देना। इसमें क्या होता है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बच्चे के जन्म पर 20,000 और बच्ची के जन्म पर 21,000 रुपए दिए जाते हैं 3 किश्तों में। तो इसमें गर्भवती या इसे क्या बोलेंगे, प्रसव श्रमिक, नहीं प्रसव श्रमिक तो नहीं बोलेंगे, जिसकी डिलीवरी होने वाली होती है, ठीक है, तो गर्भवती लिखते हैं अपन, तो गर्भवती श्रमिक महिला को बच्चे के जन्म पर 20,000 रुपए यानी 1,000 रुपए कम, और बच्ची के जन्म पर 1,000 रुपए ज्यादा, कि बच्चियों के जन्म को प्रोत्साहन दिया जाए। जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता, 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देखिए पहले इसको रोक देती हूँ मैं इस बार। वित्तीय सहायता इसके तहत प्रदान की जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 20,000 और 21,000। अब ये इतनी इजी योजनाएं हैं, एक बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा। 3 किश्तों में दी जाती है, ठीक है। एक कब दी जाएगी, जब प्रसव होगा, भैया एक तो क्या होगा, 3 किश्तों में दी जाती है ये। जब डिलीवरी होगी तब एक किश्त दी जाएगी 5,000 रुपए की, उसके बाद 1 साल के बाद 5,000 रुपए, और उसके बाद जो है उम्र 1 साल 5 साल की पूरी होने पर कितने, 11,000 रुपए। तो 3 किश्तें दी जाती है, एक तो होगी प्रसव के समय, एक 1 वर्ष के बाद और एक 5 वर्ष के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर दिए जाएंगे 5,000, यहाँ पर 5,000, यहाँ पर या तो 10 या तो 11, जो भी है। लड़की है तो 11 दे देंगे, लड़का है तो 10 दे देंगे, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ज्यादा कुछ है नहीं। सिलिकोसिस वाले अगर कोई श्रमिक है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो 3 लाख रुपए, ठीक है। प्रभावित व्यक्ति को 3 लाख रुपए, मृत्यु पर 2 लाख रुपए, ये हम सिलिकोसिस वाले में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसे श्रमिक के बच्चे को अगर कोई IAS प्री पास कर लेता है तो कितने रुपए, 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और RS पास कर लेता है तो भैया 50,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर निर्माण श्रमिक खुद श्रमिक या उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि
प्रशासनिक सेवा का अगर वो कोई एग्जाम पास कर लेता है, बच्चे अगर आईएएस प्री पास कर लेता है तो 1 लाख रुपए, कितनी बड़ी बात होगी उसके लिए। तो आईएएस प्री पास करना भी, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, और अगर आरएस प्री पास कर लेता है तो 50,000 रुपए। यही होती है वो स्ट्रगल बड़ी कहानियां जो कि हम आपको सुनाते हैं हर संडे संडे स्टोरी ऑफ सक्सेस में। अभी आईएएस का रिजल्ट आया था तो आपने एक भेड़ चराने वाला, बकरी चलाने वाला आईएएस बना था। अब आप सोचो कि वो जो लोग होते हैं वो रियली में स्ट्रगल करके बनते हैं। आज हमारे पास तो रिसोर्सेज है, आज यूट्यूब है, सब कुछ है, चीजें हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो करते हैं तो फिर कुछ बात होती है। ठीक है, और हम तो कर ही नहीं पा रहे रिसोर्सेज के साथ। फिर आपको ई श्रम पोर्टल याद रखना है, ई श्रम पोर्टल। अब इस श्रम पोर्टल में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। तो ये भारत के असंगठित श्रमिकों का, जितने भी असंगठित श्रमिक हैं उनका राष्ट्रीय डेटाबेस है, का श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है और कुछ भी नहीं है। किसी को एम्प्लॉय की जरूरत है तो उस डेटाबेस में जाकर देख सकता है, किसी को जॉब की जरूरत है तो वो भी वहां पर जा सकता है। और ये जो डेटाबेस है, ये जो पोर्टल है, कब लॉन्च किया था इसकी डेट ध्यान रख लेना। तो ये भाई 26 अगस्त 2021 को, कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना में बहुत लोगों की जॉब चली गई थी तो उस समय इसको लॉन्च किया गया था, जिससे भैया जो काम चाहता है उसको तो काम मिल जाए, ठीक है, और जो व्यक्ति चाहता है उसको व्यक्ति मिल जाए। तो जो प्रवासी श्रमिक है, जो गिग वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, उनके लिए इसको बनाया गया है। और इसमें जो 18 से 59 वर्ष के जो श्रमिक हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, और जिसको किसी को जरूरत होगी वो आके इसमें आपको ढूंढ लेगा और आपको जॉब मिल जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है जगह जगह पर रोजगार कार्यालय है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बने हुए हैं, जिससे कि आप जाके वहां पर अपना डेटाबेस दे दो, अपना डिटेल दे दो, जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखने हैं कि भैया राज्य में क्या है, 16 एमसीसी है। अभी एमसीसी क्या है, तो एमसीसी जो है मॉडल करियर सेंटर है। मॉडल करियर सेंटर कुछ नहीं है जी, सिर्फ नाम चेंज कर दिया आपको। ये क्या है, ये भी एक तरीके से आपके रोजगार कार्यालय ही है जिन्हें मॉडर्न बना दिया गया है। जो आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे उनको क्या कर दिया गया है, मॉडर्नाइज कर दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है उनको मॉडर्न बना दिया गया है। मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, इनमें सारी सुविधाएं वगैरह दे दी गई है। इनको हम कहते हैं मॉडल करियर सेंटर, जो कि जो है कितने, कुल 16 जो है स्थापित किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक राजस्थान रोजगार संदेश भी ध्यान रखना, राजस्थान रोजगार संदेश। राजस्थान रोजगार संदेश ये क्या है, तो एक पाक्षिक यानी 15 दिन में आती है, पाक्षिक रोजगार समाचार पत्र है। पाक्षिक रोजगार समाचार पत्र है। तो भाई जिनको रोजगार की न्यूज चाहिए वो इसको लगवा लेना। तो 15 दिन में आती है ये बुक, और ये बुक जो है उसमें सारी रोजगार की इंफॉर्मेशन होती है। किसके द्वारा, तो रोजगार निर्देशालय के द्वारा जारी की जाती है। सबकी छात्रवृत्तियां, जितनी भी जॉब्स आती है, जितने भी आपके सिलेबस होते हैं वो सब इसमें अवेलेबल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इंपॉर्टेंट योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। युवा संबल योजना कुछ नहीं है जी, इतना नाम आपको कंफ्यूज करता है। युवाओं को संबल देना है, युवाओं को संबल मिलेगा किससे, तो ये बेरोजगारी भत्ते की योजना है। बेरोजगारी भत्ते की योजना है, यानी इसमें बेरोजगार युवकों को क्या दिया जाएगा जी, भत्ता दिया जाएगा, उसके लिए शुरू की गई है। तो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा उनको बेरोजगारी भत्ता इसके तहत दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें 2 कंडीशन जोड़ दी गई है कि किसी भी सरकारी विभाग में उसे कम से कम 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण लेगा होगा। तो शर्तें हैं इसकी 2 कि मिनिमम 3 मंथ्स का
किसी सरकारी विभाग में कौशल प्रशिक्षण लेना होगा, किसी सरकारी विभाग में कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर उसको लेनी होगी, तभी बेरोजगारी भत्ता। ऐसे नहीं बैठे बैठे, पहले हो जाता था कि बेरोजगारी भत्ता ले जाओ, जब बेरोजगारों को तो आके काम करो ना, तो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके मिनिमम 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और उसके बाद डेली जो है 4 घंटे की इंटर्नशिप भी पूरी करनी पड़ेगी। तो इसके बाद में डेली 4 घंटे की 4 आवर्स की 4 घंटे दैनिक इंटर्नशिप भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। ये 2 कंडीशन यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। पैसा कितना मिलेगा मैडम, आप तो ये बताओ। 3 महीने की कौशल की ट्रेनिंग भी करें, 4 महीने की इंटर्नशिप भी करें, फिर पैसा कितना मिलेगा? तो भाई इसमें जो लाभ मिलेगा वो आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पुरुषों को तो हम दे देंगे जी 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, ये तो ठीक है। फिर महिलाओं की बताओ, महिला जो है या हम बोले ट्रांसजेंडर, तो उनको भी तो लाभ देना है। तो जो भी महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर है या कोई विकलांग है, उनको थोड़ा सा बढ़ा के दे देते हैं। और बढ़ा के कितना दे देते हैं? 4,500 रुपए प्रति माह। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 वर्ड तो ध्यान रख लेना। भत्ता मिलता कितना है? 4.5 और 4। 4 में पुरुष ध्यान रखना, बाकी सबको 4.5 ही मिलता है। कब तक मिलेगा? तो जिंदगी भर नहीं मिलेगा। बोले हम तो कुछ करना ही नहीं है, हम तो क्या रील देखेंगे और 4,500 रुपए लेंगे नहीं। 2 साल या तो बेरोजगार रहने तक, 2 साल तक या जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, या तो 2 साल या रोजगार मिलने तक। अब किसी को 6 महीने बाद ही मिल गया रोजगार, तो फिर उसको नहीं मिलेगा भाई, क्यों देंगे 2 साल तक? तो या तो जो भी कम हो उसके लिए दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं जिनमें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। तो भैया जाओ, और जो 33 जिलों में 33 जिला पुस्तकालय इसके तहत बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संगठित क्षेत्र के जो कार्यबल है उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए 3 योजनाएं आपको ध्यान रखनी है। एक तो ईपीएफओ ध्यान रखना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 3 योजनाएं चलाई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना। 1 मिनट, इसको ये आपको देखो ध्यान रखना, छोटा थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ये 4 4.5 जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा, भविष्य निधि संगठन द्वारा 3 योजनाएं चलाई जा रही है, 3 योजनाएं संचालित की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 योजनाएं कौन सी है ये ध्यान रख लेना। तो इसमें से एक तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, कर्मचारी, कौन सी थी बताओ? एक थी ना कर्मचारी पेंशन योजना, एक तो है कर्मचारी पेंशन योजना, एक योजना तो ये वाली है। ये योजना कब की है? तो इसकी डेट ईयर भी ध्यान रख लेना, 1995 की है। तो 1995 की ये योजना है। एक कौन सी है? एक कर्मचारी भविष्य निधि योजना है 1952 की, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, ये भी आपको दूसरी ध्यान रखनी है। तीसरी कौन सी है? तीसरी है आपकी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, बीमा योजना। और ये 3 महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा अभी संचालित की जा रही है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है पूछी जाए। भविष्य निधि में तो क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे फंड होते हैं, पीएफ कटता है ना, अनिवार्य बचत योजना है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही हूँ या गवर्नमेंट सेक्टर,
दोनों में से कहीं भी काम करो तो आपको एक अपनी सैलरी का निश्चित जो पैसा है वो पीएफ के रूप में यानी प्रोविडेंट फंड के रूप में यानी भविष्य निधि के रूप में जमा कराना होता है, फिर आप उसको कभी भी काम में ले सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। पेंशन योजना में तो आपको पेंशन मिलती है तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। जमा लिंक्ड में क्या होता है, तो जमा लिंक्ड में ये होता है कि इसमें जीवन बीमा कवरेज दिया जाता है। तो इसमें तो दिया जाता है जीवन बीमा कवरेज, इसमें जीवन बीमा कवरेज दिया जाता है। भविष्य निधि में क्या होता है कि ये एक तरीके से अनिवार्य बचत योजना है, आपके पैसे जमा हो जाते हैं और तो क्या है। मैंने हर महीने 10-10 रुपए भी इकट्ठे करे तो लास्ट में मेरे पास कितने हो गए, 12 महीने के 120 रुपए हो गए। तो जब आप काम छोड़ते हो तो आपको पैसा मिल जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, इसमें तो पेंशन मिलती है, इसमें पेंशन मिलती है। तो ये तीनों योजनाएं जो है वो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए संचालित की जा रही है। और इसमें भी यदि हम बात करें तो न्यूनतम 2 से लेके 5 लाख रुपए तक, अधिकतम 7 लाख रुपए तक का निश्चित लाभ इसके तहत प्रदान किया जाता है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कार्मिक विभाग भी लिखा है, और सबसे बड़ी बात कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि कार्मिक विभाग जो है वो राज्य में मानव संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आरएस के अलावा जितनी भी परीक्षाएं होती है, सेवाएं होती है, उसकी भर्ती परीक्षाओं की निगरानी रखता है। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये पता नहीं वहाँ इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, लेकिन इस बार ये वाली चीज लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कई सारी योजनाएं हैं जो रोजगार के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और जब रोजगार की बात आती है तो हमें ध्यान रखना है आरएसएलडीसी को, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आरएसएलडीसी। इसे क्या कहा जाता है, आरएसएलडीसी। बहुत फेमस है राजस्थान, इसका झालाना डोंगरी जयपुर पर ऑफिस भी है। ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपको ध्यान रखना है आरएसएलडीसी। और ये क्या काम करती है, तो भैया स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए काम करती है। पहले इसकी जगह आरमोल था राजस्थान लाइवलीहुड मिशन, बट वो बंद करके इसको रिन्यू कर दिया गया आरएसएलडीसी के सहयोग से। और ये जो है ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से कौशल प्रोवाइड करती है, और कौशल देने के बाद ये क्या करती है, आपको जॉब भी प्रोवाइड करती है। अच्छी संस्था है, मात्र 300-600 इतने रुपए में आप ट्रेनिंग ले सकते हो। बहुत सारे इनके ट्रेड्स होते हैं और उनमें ट्रेनिंग लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जॉब भी मिलती है। तो इसके द्वारा जो है कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है आरएसएलडीसी की। और इसमें भी योजनाएं जो आपको देखनी है उसमें कुछ तो केंद्र की योजनाएं हैं, कुछ राज्य की योजनाएं हैं। तो केंद्र की योजनाएं देख लेना, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और राज्य प्रायोजित योजना, ठीक है, और राज्य प्रायोजित योजना। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाए, इससे नहीं पूछा जाएगा कौन सी केंद्र प्रायोजित है और कौन सी राज्य प्रायोजित है, योजनाओं से पूछे जाएंगे प्रश्न, आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर पहली जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना। एक तो ये महत्वपूर्ण योजना है जो आपको ध्यान रखनी है। एक आपको ध्यान रखना है आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण व ज्ञान जागरूकता। तो आजीविका संवर्धन के लिए, आजीविका होती है लाइवलीहुड, ठीक है, तो लाइवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए कौशल अधिग्रहण के लिए, कौशल अधिग्रहण, स्किल एक्विजिशन व ज्ञान जागरूकता योजना। तो ये दो योजनाएं तो आपको केंद्र की पढ़नी है और राज्य की भी पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है राजविक, एक पढ़नी है समर्थ, एक पढ़नी है सक्षम और एक मुख्यमंत्री युवा कौशल। तो एक पढ़नी है सक्षम, एक पढ़नी है समर्थ, एक पढ़नी है राजविक,
और एक पढ़नी है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। तो ये 4 योजनाएं जो है ये आपको विशेष रूप से पढ़नी है। यहाँ से भी अपने से प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना की। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सी योजना है कि ग्रामीण गरीब युवकों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उन्हें रोजगार दिलाया जाता है। ठीक है, योजना जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो 16 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी उदयपुर से। ठीक है, तो इसमें तो आप यही ध्यान रख लेना कि भाई 14 अगस्त 2014 को उदयपुर से शुरू हुई थी। उदयपुर से योजना शुरू हुई थी। नाम से ही पता चल रहा है ग्रामीण गरीब युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उन्हें जॉब दिलाया जाएगा न्यूनतम सीमा से ऊपर के नियमित वेतन के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर रहे हैं इस योजना की और इसका नाम क्या है? संकल्प। ये योजना क्या है? संकल्प। इसका पूरा नाम है संकल्प योजना। संकल्प योजना क्या है? तो स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस, नॉलेज की फॉर नॉलेज अवेयरनेस। देखो, ऐसी जो स्कीम्स होती है ना, इनमें सीधा पूछे जाते हैं संकल्प योजना का संबंध किससे है। ठीक है, फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम, फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है, योजना का नाम क्या है? संकल्प। और नाम हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में भी आपको बता दिया। ये किसकी योजना है? कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय की योजना है। कब शुरू हुई थी? तो ये भी ध्यान रख लेना कि भाई ये योजना 19 नवंबर 2018 से शुरू हुई थी। 2-3 योजनाओं के देखो जो लिखी हुई है ईयर, वहां से पूछा जा सकता है। योजना में टारगेट किसको किया गया है? तो टारगेट आपको ध्यान रखना है कि योजना जो है एससी के लिए, एसटी के लिए, महिलाओं के लिए, और कौन है? तो महिला हो गई, एससी हो गई, एसटी हो गई, वंचित वर्ग हो गए, दिव्यांग हो गए। ठीक है, तो वंचित वर्ग और दिव्यांगों के लिए क्या किया जाएगा? वही देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या किया जाएगा। एक तो भैया इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद क्या हो जाएगा? जॉब दी जाएगी। तो इसमें दिव्यांगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। कौशल विकास कार्यक्रम, ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? संकल्प योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है, पूछी जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने राज्य की जो है केंद्र प्रवर्तित जो योजनाएं हैं आरएसएलडीसी की, उनके बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं आरएसएलडीसी की राज्य प्रवर्तित योजनाओं के बारे में। तो राज्य प्रवर्तित योजनाओं में आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो है, हाँ, मुख्यमंत्री कौशल विकास है, युवा विकास नहीं है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। देखो कई बार इतना डेटा होता है ना तो हो जाता है विकास योजना। और ये जो योजना है इसमें आपको ध्यान रखना है 3 योजनाओं को मिला दिया गया है। तो जो तीनों योजना है, सक्षम है, समर्थ है, राजविक है, इन तीनों योजनाओं को मिलाकर ही क्या नाम दिया गया है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना नाम दिया गया है, योजना नाम दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको हम बात कर लेते हैं सबसे पहले राज केविक के बारे में। राज केविक के बारे में बात करते हैं। राज केविक, इसका पूरा नाम क्या है? पहले तो इसका पूरा नाम क्या है? रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। तो रोजगार आधारित ठीक है, क्योंकि रोजगार की बात हो रही है, जन कौशल विकास कार्यक्रम, जन कौशल विकास कार्यक्रम, जन कौशल विकास कार्यक्रम।
अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि बेरोजगार युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देके उन्हें रोजगार दिया जाता है। तो ये जो योजना है वो ट्रेन रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय के मॉडल पर काम करती है। रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल पर काम करती है। अब आप बोलेंगे मैम ये कौन सा मॉडल है? देखो सिंपल सा बात है, आपको नियुक्त किया जाएगा, आपको चयन किया जाएगा, चयन करने के बाद आपको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और कौशल प्रशिक्षण जब आप ले लेते हैं, अच्छे से उसे कंप्लीट करते हैं, तो भाई आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, रोजगार प्रदान किया जाएगा। यही योजना है। और योजना किसके लिए है? तो सिंपल सा है, बेरोजगार युवाओं के लिए है। तो भैया बेरोजगार युवाओं को जो बाजार में डिमांड है, जैसे आज मैं बोलूं कि डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बहुत है, तो डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड है, तो भाई युवाओं को हम लेंगे पहले। अब वो बोलेंगे मैडम हमें तो डिजिटल मार्केटिंग आती ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप आओ, हम डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद हम आपको जो है जॉब भी देंगे। तो एक तरीके से हो गया ना, रिक्रूट करा, ट्रेन करा और डिप्लॉय करा। ये वाली जो योजना है वो है राज क्विक योजना। इतना ही अपने को समझना है। फिर आपको याद रखनी है अगली योजना सक्षम। अब ये दोनों योजनाएं थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं, वो कंफ्यूजन भी मैं आपका खत्म कर दूंगी। क्या है योजना? स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान। स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, और ये पूछी जा चुकी है, कौशल शिक्षा महाअभियान। और नाम क्या है जी इस महाअभियान का? सक्षम। तो सक्षम आपको ध्यान रखना है। किनको सक्षम बनाएंगे पहले तो बताओ, तो अपने आप समझ में आ जाएगा किसके लिए है योजना। सक्षम, तो मैं से पकड़ लेना, मैं से महिलाएं और युवा। तो ये योजना महिलाओं और युवाओं के लिए, तब भी कंफ्यूज नहीं हो, याद है या नहीं है? मैं पकड़ लेना, मैं से हो जाएगा क्या, लास्ट में मैं आ रहा है, मैं से क्या पकड़नी है आपको? महिलाएं और युवाओं। तो महिलाओं और युवाओं के लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। तो इनको प्रशिक्षण प्रदान कर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि अभी मैं तो बांसवाड़ा में हूँ, मुझे ट्रेनिंग दे दी और बोले भाई अब ठीक है जयपुर चले जाओ जॉब के लिए, मैं जाऊंगी क्या? नहीं जाऊंगी ना। तो स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार की व्यवस्था की जाएगी। अगली है समर्थ योजना। अब कंफ्यूजन यही था कि ये योजना किसके लिए है। अब यहां भी बोलोगे मैं है, नहीं देखिए लास्ट वाला मैं, अंत्योदय में लास्ट वाला मैं से महिलाएं। तो फिर समर्थ किसके लिए? समर्थ जो है वो किसके लिए है? तो आपको ध्यान रखना है भिक्षुकों के लिए। किसके लिए जी? भिक्षुकों के लिए, या अस्थायी बस्तियों के निवासी। अस्थायी जो बस्तियां होती हैं, बस्तियों के निवासी। तो जब अस्थायी रूप से बसे हुए हैं उनको काम इसके तहत दिया जाएगा। और कौन है? दलित। और कौन है? आदिवासी। और कौन है? कैदी और कैदी। ठीक है, तो ये क्या है? इसके लाभार्थी वर्ग है। तो वही सेम है, इन सभी वर्गों को क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण। इनके लिए क्या आयोजित किए जाएंगे? प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो इनको तो भैया समर्थ बनाना है, उनको सक्षम बनाना है। ठीक है, तो इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद इनको रोजगार व स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। रोजगार व स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ लाभार्थियों का अंतर है। एक में जो लाभार्थी वर्ग है वो कौन सा है? तो यहाँ पर महिला युवा है, यहाँ भिक्षुक वगैरह ये सब है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद इन्हें जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना सेम योजना है, युवाओं को कौशल देने की योजना है।
युवा कहाँ पढ़ते हैं जी? कॉलेजेस में। तो इसमें किया क्या जाता है कि वो जो शैक्षणिक कॉलेज होते हैं उनको कौशल विकास केंद्रों के साथ एकीकृत किया गया है। कब से शुरू हुई थी? योजना शुरू हुई है 7 नवंबर 2019। तो 7 नवंबर 2000 से योजना शुरू हुई है और जो शैक्षणिक कॉलेज हैं, शैक्षणिक कॉलेजों के विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ना, प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ना। और इसके लिए हर कॉलेज में बनाया जाता है एसडीसी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। और वो जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं वो इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर कोर्सेज होते हैं, सॉफ्ट स्किल वगैरह के कोर्सेज भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो कोर्सेज वगैरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जो ट्रेनिंग है कॉलेज के लोग नहीं देते। ट्रेनिंग के लिए आरएसएलडीसी की खुद की कोई जो भी ट्रेनिंग पार्टनर है उसके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और ये कौन देते हैं? तो भैया ये जो ट्रेनिंग पार्टनर है, ट्रेनिंग पार्टनर जो होते हैं ना आरएसएलडीसी के, वो ये जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अगर हम बात करें तो 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। इसमें 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। तो अलग से जो है 45 स्पेशल कोर्स इसके लिए डिजाइन किए गए हैं। और इनकी जो अधिकतम अवधि है, इनकी मैक्सिमम जो अवधि है वो कितनी है? तो 350 घंटे है। 350 घंटे की ये 45 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 90 घंटे जो होंगे वो किसके होंगे? सॉफ्ट स्किल के, क्योंकि जरूरी तो सॉफ्ट स्किल ही है। अगर आपको अच्छा बोलना ही नहीं आता, आपका कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है, तो आप क्या ही कर लोगे? सीख के भी कुछ नहीं होगा। तो सॉफ्ट स्किल पर इसमें ज्यादा फोकस किया गया है। एक कार्यक्रम आपको ध्यान रखना है, भोर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आरएसएलडीसी के द्वारा ही शुरू किया गया था भिक्षुक अभिविन्यास व पुनर्वास कार्यक्रम। भिक्षुक अभिविन्यास व पुनर्वास कार्यक्रम। और इसमें कौन इसके साथ था? आरएसएलडीसी थी और साथ में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट भी इसमें शामिल थे। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो भिक्षावृत्ति में लगे लोग हैं उनको आजीविका प्रदान करना। तो ये भिक्षुकों के लिए है कि भिक्षुकों को आजीविका प्रदान करना। भाई जो भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो क्यों भीख मांगेंगे ना, उनको बस सम्मानजनक आजीविका हो जाएगी। काम करेंगे, शाम को 700 रुपए लेके आएंगे। तो और इसके लिए है 105 दिनों का 840 घंटे की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। तो 105 दिनों की 840 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, घंटे की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। और ये जब वो प्रदान कर देंगे तो उनमें क्या आ जाएगी? एक स्किल आ जाएगी। और उसमें भी अगर बात करें तो 15 दिन की तो इनकी ग्रूमिंग काउंसलिंग हुई। ऐसे थोड़े भिखारी बैठा है और मैं बोली लो चलो भाई चलो आपको ट्रेनिंग देते हैं, और वो बोले हाँ ठीक है मैडम चलो मैं भी ट्रेनिंग के लिए बैठा हूँ। ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो उसके लिए उनकी ग्रूमिंग की जाएगी, उनको काउंसलिंग किया जाएगा कि भाई देखो यहाँ बैठने से क्या होगा, आप कुछ कमाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। और जब अगर हम बात करें तो उसके टाइम में जब वो ट्रेनिंग लेंगे तब उनको क्या किया जाएगा? उनको पैसा तो चाहिए ना। तो उनको प्रतिदिन 225 रुपए की मजदूरी हानि प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी। तो 225 रुपए प्रतिदिन मजदूरी हानि प्रतिपूर्ति, मजदूरी हानि प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी, प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। तो भाई कोई बात नहीं, तुम भीख मांगने से जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है उसको हम कंपनसेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आरएसएलडीसी, आपको ध्यान रखना है। और साथ में भैया पुलिस तो मिलेगी, वरना तो पुलिस के बिना तो कोई करेगा ही नहीं।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा ये जो है भोर कार्यक्रम, सिंपल पूछा जाएगा भोर कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है, तो भोर जो है भिक्षुओं से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में कौशल राजस्थान की संकल्पना के लिए कई सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। जैसे मैं बात करूं तो CSR प्रकोष्ठ है, तो कौशल राजस्थान के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो कौशल राजस्थान के लिए ठीक है, तो जब हम कौशल विकास की बात करते हैं उसके लिए रणनीतियां, तो कौशल राजस्थान के लिए की रणनीतियों की बात कर लेते हैं। तो रणनीतियों में एक तो मैंने आपको बताई थी, क्या चीज, ट्रेन, रिक्रूट, ट्रेन एंड डिप्लॉय, रिक्रूट करेंगे, ट्रेन करेंगे और फिर उन्हें डिप्लॉय भी करेंगे। ठीक है जी मैडम, कर देंगे। और हम क्या करेंगे, इन्हें पर्यटन प्रशिक्षण देंगे। देखिए जी, ये भी दे देते हैं, ये भी हमने दे दिया। फिर हम CSR प्रकोष्ठ भी बनाएंगे। ठीक है जी, तो जो CSR प्रकोष्ठ है वो क्या काम करेगा, तो CSR प्रकोष्ठ भी इनके लिए काम करने का काम करेगा। फिर है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, कोई बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए हम प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी, ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी इसके तहत किया जाएगा। कोई बाहर जाके काम कर रहा है चाहता है तो ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो उसके लिए काम करेगा। ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो, इसका काम ही क्या है, जो बाहर जॉब चाहते हैं उनके लिए काम करना। ठीक है, तो अगर कोई भाई खाड़ी देशों में लोग बहुत जाते हैं तो वहां पर अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए जो है ये संस्था काम करेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रिक्रूट, ट्रेन, डिप्लॉय मॉडल आपको ध्यान रखना है। पर्यटन परीक्षण किया जाएगा। पर्यटन परीक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र खोला जा रहा है और इसके लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है, एक्सीलेंस सेंटर है, सेंटर वो किसकी मदद से खोला जा रहा है, तो एक्सीलेंस सेंटर जो है वो सिंगापुर के मदद से खोला जा रहा है, सिंगापुर के मदद से खोला जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर हमने बात की थी, इसमें किया जाएगा तृतीय पक्ष मूल्यांकन व प्रमाणन। तृतीय पक्ष मूल्यांकन क्या है, थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है तृतीय पक्ष मूल्यांकन व प्रमाणन। ये एक तरीके से वही होता है जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम होता है। आप अपने स्कूल में एग्जाम देते हो और अपने ही टीचर चेक करते हैं तो नंबर ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, और जब आप बोर्ड में दूसरी स्कूल में जाते हो, दूसरे टीचर कॉपी चेक करते हैं तो नंबर कम आ जाते हैं। हमें डर क्यों लगता है बोर्ड में, वही तो एग्जाम होता है, वही आपका जो है हाफ ईयरली होते हैं, वही एनुअल होते हैं, सब कुछ होता है। हाफ ईयरली में डर नहीं लगता, एनुअल में डर लगता है, क्योंकि वहां पर तृतीय पक्ष मूल्यांकन व प्रमाणन होता है। थर्ड पार्टी इवेल्युएट करती है। टीचर तो जानता है कि ये तो मेरी फेवरेट है, पानी की बोतल भर के लाती है, इसको तो 2 नंबर, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो नहीं जानता कि आप कौन हो। तो बेसिकली इसमें भी RSLDC भी जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया जाता है, जिससे कि कोई भी गड़बड़ी नहीं रहे। विदेशों में रोजगार के लिए मैंने बता ही दिया आपको, ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो चल रहा है। ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो जो है वो 2011 से है, काम कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो विदेश मंत्रालय भी भाई जो जा रहे हैं बाहर उनको एक अलग से ट्रेनिंग देता है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थानी प्रवासी श्रमिक कल्याण स्केल भी बनाई गई है, ठीक है, RSLDC में, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो जेल के बंदी हैं, बाल उपचारी है, उनके लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा जो है CSR एक्टिविटीज भी की जाती है। इसके अलावा जो है जिला स्तरीय कौशल समितियों का गठन किया गया है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिला स्तर पर भी किया गया है। इसके अलावा जिलों की जो है उनकी निगरानी भी की जाती है कलेक्टर के द्वारा। तो जिला स्तरीय कौशल समिति का हेड कौन होगा, जो जिले का हेड होगा।
जिले का हेड होता कौन है? जिला कलेक्टर होता है, तो वो उसकी निगरानी भी करता है। तो ये जो था, ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 8। और इस पार्ट बी में हमने पढ़ा है, एक तो स्वास्थ्य के बारे में, एक श्रमिक कल्याण के बारे में, एक रोजगार के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर योजनाएं समर्थ, सक्षम, आपको पता होनी चाहिए कि किससे संबंधित है। समर्थ, सक्षम, भोर पूछ ले, स्टार्स पूछ ले, सक्षम, संकल्प पूछ ले। तो ऐसी जो योजनाएं होती है वो डायरेक्ट वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में आपकी मदद करती है। और देखो, डिटेल में जहां जरूरत था हमने पूरी डिटेल से बात की, लेकिन ये सीधा तो फैक्ट टू फैक्ट पूछा जाता है। भोर योजना का संबंध किससे है? समर्थ योजना का संबंध किससे है? सक्षम योजना के लाभार्थी कौन है या किसके लिए चालू की गई थी? ये सीधा आपसे वहां पर पूछा जाएगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करनी है। मैं वही बताती हूँ जहां पर जरूरी होता है। ठीक है, इसे मुख्यमंत्री आपका युवा संबल योजना है, बेरोजगारी भत्ता है, 4,000, 4,500, 4 घंटे की इंटर्नशिप है, ये भी 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग है। सब आपको याद होना चाहिए। बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से आपको बताया गया है। इतना अच्छे से पढ़ोगे, एक बार आराम से वीडियो को देखो, की नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, दोबारा एक बार स्पीड बढ़ा के और देख लो, हो गया काम। इतने में तो अपने को समझ में आ जाना है। ठीक है, तो चलिए क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।